गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? बंगाल पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था कल कि बंगाल की एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना कब और कैसे हुई थी, जिसमें आपने ये जाना था कि औरंगजेब के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए वे काफी कमजोर होते गए और औरंगजेब ने अपने ही कार्यकाल में बंगाल वाले क्षेत्र में मुर्शीद कुली खां नाम के एक व्यक्ति को प्रारंभ में दीवान बनाया। फिर उसको एक अन्य सूबे का दीवान बनाया, जैसे आप बिहार का, उड़ीसा का, उसे क्या बनाएगा? दीवान। और अंततः उसके पद को अपग्रेड करता जाएगा और उसे और शक्तियां सौंपते जाएगा। ये शक्तियां सौंपते सौंपते और उसके पद में वृद्धि करते करते मुर्शीद कुली खां जो है वो बंगाल प्रांत का गवर्नर बन जाता है। क्या बनेगा? गवर्नर। जब मुर्शीद कुली खां बंगाल प्रांत का गवर्नर बन जाता है तो उस समय में उसके गवर्नर बनने के दौरान केंद्रीय मुगल सत्ता से जब आप कंपैरिजन करोगे तो केंद्रीय मुगल सत्ता में ऐसे शासक आए जो काफी अयोग्य और कमजोर हो सके थे। इसीलिए वे बंगाल वाले क्षेत्र में जो नवाब मुर्शीद कुली खां था और उसके उत्तराधिकारी थे उन पर नियंत्रण नहीं रख पाए। परिणाम स्वरूप मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया और आप देखेंगे कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में ये अपने कार्य को करने लगा। ठीक है, ये नजराना वगैरह भेजते थे और समय समय पर मुगल में जो केंद्रीय सत्ता पर बैठा शासक है उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते रहते थे। अतः अंततः हम देखेंगे कि बंगाल वाले क्षेत्र में एक उत्तराधिकारी राज्य की क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है, तो आपने देखा कि मुर्शीद कुली खां क्या बना? नवाब बना। मुर्शीद कुली खां के बाद बनेगा आपका सुजाउद्दीन। कौन बनेगा आपका? सुजाउद्दीन। ये कब से कब तक रहेगा? 1727 से 1739 तक। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र क्या बनेगा? नवाब। कौन है? क्या नाम उसका? सरफराज खान। सरफराज खान की हत्या कौन कर देगा? अलीवर्दी खान। फिर अलीवर्दी खान के बाद कौन नवाब बनेगा? सिराजुद्दौला बनेगा। ठीक है, तो आज जो है वो सिराजुद्दौला के काल में हुई एक प्रमुख घटना और भारत में अंग्रेजों के स्थापना और साम्राज्य विस्तार के लिए एक ऐसी घटना जो सबसे ऐतिहासिक घटनाक्रम है, एक ऐसा युद्ध जो सबसे ऐतिहासिक युद्ध है और महत्वपूर्ण है। इस युद्ध की विजय ने ही अंग्रेजों को अगले 250 साल तक भारत में शासन करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। उस युद्ध की चर्चा आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है आपका? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध को पढ़ने से पहले हम जो बंगाल का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना है इसकी चर्चा और रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम बंगाल क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम प्लासी के युद्ध को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो मुगल काल में कैसा था। ठीक है, तो मुगल काल में जब केंद्रीय सत्ता पर आपके कौन आए? सबसे पहले मुगल की जो स्थापना है किसने करी थी? आपके बाबर ने। उसके बाद हुमायूं, फिर जहांगीर, अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां, है ना? तो आप देखते हैं कि ये लगातार आपके शक्तिशाली मुगल शासक थे औरंगजेब तक। ठीक है, तो इनके समय में बंगाल की क्या स्थिति थी? तो हम देखते हैं कि बंगाल जो क्षेत्र है वो आज के आधुनिक कौन कौन से प्रदेशों को अपने आप में सम्मिलित करता है। आधुनिक जो बंगाल वाला मतलब उस समय की जो यूनाइटेड बंगाल था उसमें भारत के कौन कौन से प्रांत आते थे वर्तमान की? तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका उड़ीसा का क्षेत्र आता है। किसका क्षेत्र आता है? उड़ीसा। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये उड़ीसा का। फिर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका किसका एरिया होगा? पश्चिम बंगाल का। यहाँ से आप देखेंगे तो किसका एरिया है? बिहार का। और आप यहाँ से देखेंगे तो ये है बांग्लादेश का। ठीक है, कुछ हिस्सा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका हिस्सा है? असम का। ठीक है, तो मेनली अगर आप एरिया देखेंगे तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और असम के यदि इन क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो ये उस समय का क्या बनता है? आपका यूनाइटेड बंगाल बनता है। क्या बनता है आपका? यूनाइटेड बंगाल। ठीक है, तो ये आपका यूनाइटेड बंगाल था। और आप देखेंगे
कि इसी यूनाइटेड बंगाल वाले रीजन पे आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या बनता है, डेल्टा। तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे ये यमुना नदी है, ठीक है। तो गंगा और यमुना का यहाँ क्या है, दोआब। आप देखेंगे कि ये गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, तो हर दो नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या आपका है, दोआब। और दोआब क्षेत्र होने के कारण ये जो पूरी भूमि है आपके यूनाइटेड बंगाल वाली, ये काफी फर्टाइल यानी कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो कृषि गतिविधि होती है उसमें जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वह बहुत अधिक सरप्लस में होता है। यानी जितनी जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या की आवश्यकताओं से अधिक वे क्या कर लेते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आप देखेंगे वस्त्र का। वस्त्र के लिए क्या चाहिए, कपास। क्या चाहिए आपको, कपास। रेशम का उत्पादन होता है। नमक का, नमक का क्यों, बंगाल की खाड़ी वाले समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो नमक का उत्पादन होगा। इसके अलावा चावल, चावल की फसल तीनों मौसम में ले लेते हैं, अमन में भी, औंस में भी और बोरा में भी। तो तीनों मौसम में आप क्या ले लेते हैं, चावल, चावल की फसल। इसके अलावा नील, काली मिर्च और आपके चीनी का, सूती वस्त्र का और हस्तशिल्प उद्योग आदि वाले इन चीजों का उत्पादन होता है। और उत्पादन होने के साथ ही साथ जो आपका बंगाल क्षेत्र है इससे विश्व के विभिन्न देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। जब आप निर्यात करते हैं यानी आप विदेशी व्यापार करते हैं, और जब आप विदेशी व्यापार करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। राजस्व में आपके क्या होगा, धन की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बंगाल बहुत अधिक समृद्ध और एक बहुत अमीर प्रांत है। किस काल में, मुगल काल में। लेकिन आपने देखा कि औरंगजेब के बाद जो बंगाल है इसकी सत्ता वहां पर नियुक्त होने वाले नवाबों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। तो बंगाल में जो सत्ता है वो किसके हाथ में केंद्रित है, आपके नवाबों के हाथ में केंद्रित है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नवाबों के पास सत्ता कैसे आई। बंगाल में जो नवाब हैं उनके पास सत्ता का स्थानांतरण या हस्तांतरण कैसे हुआ, उसका मुख्य कारण है मुगल जो आपके केंद्रीय सत्ता पर बैठे थे उनका धीरे धीरे कमजोर और अयोग्य होता जाना। जब केंद्रीय सत्ता पर बैठे शासक कमजोर और अयोग्य हो जाते हैं तो उनके सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ जाकर अपने आप को क्या करने लगते हैं, स्वतंत्र करने लगते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ। तो उसको चर्चा करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि मुगल की स्थापना किसके समय में हुई, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और आप देखते हैं कि जहांगीर के शासन काल में ही आपके कौन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो हम दोनों का उत्थान पढ़ने वाले। एक तो बंगाल वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने व्यापार की स्थापना करी, और इसी बंगाल वाले क्षेत्र पे आपके जो नवाब हैं उन्होंने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की। साथ ही आप देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आएगी, तो वो भी इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना करेगी। तो अब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला, बंगाल वाले क्षेत्र में आपके अंग्रेजों की स्थापना, वो कैसे अपना व्यापार विस्तार करेंगे। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और तीसरा, नवाबों की सत्ता की स्थापना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विलियम हॉकिंस है वो अंग्रेजों का पहला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता था। ये आया जहांगीर के समय में और इसे अनुमति मिली कि भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र पर वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट की क्या कर सकते हैं, स्थापना। लेकिन आप चाहे देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो संपूर्ण भारत पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना चाहते हैं। तो इन्होंने सर थॉमस रो के नेतृत्व में, किसके, हाँ, इसके नेतृत्व में संपूर्ण भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। और आप देखेंगे कि 1647 आते आते तक, कब तक, 1647 आते आते तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अपनी 23 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब औरंगजेब का शासनकाल आया, किसका, औरंगजेब, तो औरंगजेब के शासनकाल में आपकी कौन सी कंपनी आ जाएगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको भी अनुमति मिल गई कि ये भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर सकती है। तो इसने भी क्या किया, अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना, व्यापार विस्तार और राज्य विस्तार
करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल में जो आपके नवाब हैं, कौन है आपके नवाब, तो नवाब की भी क्या होगी, सत्ता स्थापित होगी। क्योंकि आज प्लासी का युद्ध पढ़ना है, तो प्लासी का युद्ध जो है वो आपके आज का जो भारत है, क्या है आपका आज का ये जो भारत है, इस भारत वाले क्षेत्र पर हम देखते हैं यहाँ आपका क्या था, बंगाल, क्या था आपका बंगाल था। तो आप देखेंगे कि ये जो युद्ध होना है प्लासी का, वो यहाँ से आने वाली आपके गंगा नदी, जिसका एक और नाम है भागीरथी, तो इस भागीरथी नदी के तट पर एक स्थान था जिसका नाम था प्लासी। क्या नाम था आपका, प्लासी। तो इस प्लासी नामक स्थान पर हुआ। अब चूंकि ये जो प्लासी नामक स्थान है वो 3 लोगों के संघर्ष का कारण बनेगा। कितने लोगों का, 3। पहले कौन है आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी कौन है आपके, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और तीसरा कौन है आपके, बंगाल के नवाब है। कौन है आपके, बंगाल के नवाब। ठीक है, तो आपके इन 3 लोगों के संघर्ष का स्थल बनेगा कौन सा क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। तो हम यहाँ पर पूरी व्यापारिक कंपनियां जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र पर अपनी कौन कौन सी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की, इसको जान लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली, कहां पर, हुगली, यहां पर अपने क्या की, ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करी। फिर आपके कहां की, चिंसुरा में की, और आपके कहां की, चंद्रनगर में की, और कासिम बाजार तथा फोर्ट विलियम कलकत्ता। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्र पर ये कलकत्ता वाला जो फोर्ट विलियम है, ये 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता को मिलाकर इन्होंने बनाया था, और यहाँ पर एक व्यापारिक कोठी की क्या की थी, स्थापना। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र में अपनी बहुत सारी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने भी इसी बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी 3 बड़ी व्यापारिक कोठियों की स्थापना 3 स्थानों पर की। पहला है बालासोर, दूसरा है चंद्रनगर, और तीसरा है कासिम बाजार। तो इन 3 क्षेत्र पर इन्होंने भी क्या की, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। तो दोनों आपके यहाँ पर अब स्थापित हो चुके हैं, कौन कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका बंगाल का क्या है, नवाब। तो बंगाल का नवाब जो है वह पहली बार जो नवाब के पद पर पदासीन हुआ वो था मुर्शीद कुली खान। क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित किया था। और जब उसने बंगाल की स्थापना की, तो बंगाल की स्थापना के समय में राजधानी क्या थी, ढाका थी। तो उसने उस राजधानी को स्थानांतरित किया और कहां ले आया, आपके कहां ले आया, मुर्शिदाबाद ले आया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में क्या करेगा, राजधानी का स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा, राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है, ये मुर्शीद कुली खान जो है वो 1717 में बंगाल में गवर्नर के पद पर बैठा। कब बैठा, गवर्नर के पद पर बैठा। और उसके बाद उसने बंगाल को क्या किया, स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना कर दी, और फिर राजधानी क्या लिया आया, ढाका से मुर्शिदाबाद। तो बंगाल की नई राजधानी क्या बनी, मुर्शिदाबाद। फिर आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने के बाद आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां क्या बना दिया जाएगा, नवाब। और इसी समय आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने केंद्रीय मुगल सत्ता में बैठे शासक फर्रुखशियर से क्या ले लिया, शाही फरमान ले लिया। क्या ले लिया, और उस शाही फरमान को जारी किया गया था 1717 में। कब जारी किया गया था, 1717। तो 1717 में शाही फरमान जारी किया गया, और 1717 में मुर्शीद कुली खां क्या बना, गवर्नर बना। तो आप देखेंगे कि दोनों घटनाक्रम एक साथ हुए। और मुर्शीद कुली खां जो है वो बंगाल में क्या करता था, बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्रित करता था, और उसी राजस्व की राशि से निष्ठा व्यक्त करने के लिए केंद्रीय मुगल सत्ता के शासक को नजराना भेंट करता था। परंतु आप देखेंगे कि फर्रुखशियर ने जो फरमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया, उस फरमान के तहत मात्र आपके 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में इन्हें संपूर्ण बंगाल वाले क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने की क्या मिल गई, छूट मिल गई। कर मुक्त व्यापार करने के साथ साथ उनको चुंगी कर भी ना चुकाने की क्या मिली, छूट मिली। उनको कहा गया कि आपके सभी कर क्या किए जाते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में माफ कर दिए जाते हैं। अब जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां बंगाल वाले क्षेत्र से सामान का निर्यात करके लेकर जा रही है और यूरोप से लेकर आके बेच रही है, तो कर नहीं चुकाएगी तो मुर्शीद कुली खां के पास राजस्व की राशि में क्या आएगी, कमी आएगी। परिणाम स्वरूप अब ये नजराने की राशि में क्या करने लगेगा, कमी करने लगेगा।
किसको देता था नजराना? केंद्रीय मुगल सत्ता को। तो ये घटनाक्रम यहाँ पर होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद मुर्शीद कुली खान जो है, इसके बाद के उत्तरवर्ती बंगाल शासक ने भी क्या कर दी? नजराने में कमी करी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फर्रुखसियर के द्वारा जारी किए गए फरमान का क्या किया? बहुत अधिक दुरुपयोग किया। और इसी कारण से इन दोनों के बीच में क्या होंगे? संघर्ष शुरू हो जाएंगे, बंगाल के नवाब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान की मृत्यु कब हो जाएगी? 1727 में। और इसकी मृत्यु के बाद शासक गवर्नर वहां का कौन बनेगा? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद सरफराज खान, और सरफराज खान की हत्या किसने कर दी? अलीवर्दी खान। और क्या बन गया? नवाब बन गया। इसने केंद्रीय मुगल शासक मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए की क्या दी? घूस दी, और अपना पद क्या करवाया था? स्थायी कराया था। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती क्या बनेगा? सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बनेगा। जब ये सिराजुद्दौला जो है वो आपके बंगाल का नया नवाब नियुक्त होता है, तो ये लगभग 22-23 साल की उम्र में नवाब बना, और ये काफी युवा और जोशीला व्यक्ति था। कैसा था? युवा और जोशीला। तो इसको लगा कि बंगाल के क्षेत्र की सत्ता तो हमारे हाथ में है ना, बंगाल के क्षेत्र की सत्ता हमारे हाथ में है, तो हमारे द्वारा आदेश जितने भी जारी किए जाएंगे उनको फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि फर्रुखसियर ने जो शाही फरमान 1717 में जारी किया था इन्हें, उसे ये गलत तरीके से डिकोड कर रहे थे। यानी फर्रुखसियर के फरमान की गलत तरीके से व्याख्या कौन कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी फरमान की एक जो आपकी शर्त थी जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता है, जिसे कल हमने डिस्कस किया था, तो उस दस्तक का इन लोग काफी दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये भारतीय व्यापारियों को कर में छूट देते थे, उनके सामान को अपना बताते थे और उसे दस्तक के माध्यम से ब्रिटेन निर्यात कर देते थे। ये जो कंपनी के कर्मचारी थे ये निजी व्यापार में भी क्या करने लगे? अपने दस्तक जारी करके छूट का लाभ लेने लगे। तो सिराजुद्दौला के पास जो नवाब है उसके पास राजस्व में भारी हानि होने लगी, और वो बंगाल के विकास के लिए काम नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू होते हैं। अब आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला और आपके अंग्रेजों के मध्य में क्या होते हैं? कई सारे संघर्ष होते हैं, और उस संघर्ष के मूलतः 2 कारण। मूलतः कितने कारण? 2। पहला कारण है कि अंग्रेजों के लिए बंगाल क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के लिए बंगाल क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण ये है कि जो आपका शाही फरमान जारी किया गया था उसका दुरुपयोग। तीसरा कारण ये है कि सिराजुद्दौला ने कहा कि हम बंगाल के नवाब हैं, तो आपको हमारे आदेशों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो जब सिराजुद्दौला ने कई सारे आदेश बंगाल वाले क्षेत्र में जारी किए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिराजुद्दौला के द्वारा जारी किए आदेशों को अवहेलना करी, उसको नहीं माना और मानने से इनकार कर दिया, और अपनी मनमानी करने में लगातार अपनी मनमानी किए जा रही थी। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या होंगे? कई सारे कारण जन्म लिए। पहला कारण अंग्रेजों के लिए बंगाल का महत्वपूर्ण और दूसरा कारण फर्रुखसियर के द्वारा जारी किए गए फरमान का गलत तरीके से और उपयोग करना, दुरुपयोग करना। तीसरा कारण सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब होने के नाते जिन आदेशों को जारी किया था उन आदेशों का उल्लंघन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आप देखेंगे कि बंगाल अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले कारण की चर्चा करेंगे कि बंगाल अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र से अंग्रेज लोग व्यापार करके बहुत ज्यादा क्या करते थे? लाभ कमाते थे। आपने देखा था नील, सोना, रेशम, है ना, ये सारी चीजों को वो क्या करते थे? निर्यात करते थे, और यहाँ लाकर अपने पर्शियन घोड़े, कॉफी आदि यहाँ बेचा करते थे। तो इसके माध्यम से इन लोग क्या करते थे? बहुत अधिक लाभ। दूसरी बात कि भाई यहाँ तो टैक्स ही नहीं चुकाना है, चुंगी में भी छूट है, सभी प्रकार के करों से भी मुक्ति है, और मात्र सिर्फ आपका कितना देना है? वर्ष में 3000 रुपए देना है, और दस्तक के माध्यम से बढ़िया सरकारी छूट भी मिल रही है। तो आप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या कर रही है? लाभ ही लाभ कमा रही है। तो बंगाल से इनको बहुत अधिक लाभ अर्जित होता था। दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अभी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के माध्यम से ये कर्नाटक क्षेत्र जीत लिया, और अब उसका मन है कि अब यहां से हम कहां चलें? ऊपर की ओर। कहां चलें? और ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा? बंगाल,
इस बंगाल वाले क्षेत्र को हम क्या कर लें, जीत लें। तो अब उनकी नजर कहां पर है, बंगाल, और वो बंगाल में क्या करना चाहते हैं, साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। यार साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो वहां से तो आदेश है कि जो भी करना है भारतीयों के क्षेत्र में, तो भारतीयों के पैसे ही से करना है। किससे करना है, भारतीयों के पैसे से करना है, यानी उन्हीं का पैसा उपयोग करो और उन्हीं को गुलाम बनाओ, यही आदेश है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर बंगाल पर कब्जा हो जाएगा तो इतना फर्टाइल लैंड जहां पर इतनी बड़ी राजस्व की राशि आती है, तो हमारे तो वित्तीय स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में और हमारे बड़े आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए बंगाल क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कहाँ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे। एक और बात कि भाई बंगाल इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है एशिया वाले क्षेत्र में, और 60% निर्यातित वस्तुएं कहाँ की हैं, बंगाल की हैं। कहाँ जाने वाली, ब्रिटेन जाने वाली। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा व्यापारिक भागीदार को अगर जीत लें तो वहां तो हमारा ही राज होगा। इसीलिए भी अंग्रेज किसको जीतना चाहेंगे, बंगाल को जीतना चाहेंगे। और आप देखेंगे कि इन्होंने इसी उद्देश्य से इस बंगाल वाले क्षेत्र पर शासक केंद्रीय मुगल सत्ता से क्या लिया, आपके आपके गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता लिया, और उसे किसके रूप में क्या किया, विकसित किया, एक बड़ी व्यापारिक किलेबंद कोठी के रूप में विकसित कर लिया। और विकास करने के नाम पर उसे क्या दिया, कलकत्ता नाम दिया। जब ये कलकत्ता जो है 1690 के दशक में उन्होंने स्थापित किया, तो वे यहाँ पर अपना बहुत बड़ा गोदाम बनाए। उस गोदाम में वो अपना पूरा माल रखते थे जिसका आयात और निर्यात करना होता था। यहाँ पर उनके कर्मचारी अधिकारियों के रिश्ते संबंधी आदि निवास भी करते थे। इसके अलावा अस्त्र शस्त्रागार आदि सब कुछ रखा। तो आप देखेंगे कलकत्ता उनका एक कॉमर्शियल कॉलोनी, क्या उनका कॉमर्शियल कॉलोनी, यानी उनका एक वाणिज्यिक उपनिवेश के रूप में उन्होंने क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है। तो ये सारी चीजों के साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका बंगाल है, यहाँ पर मुगल सम्राट से उनको क्या मिल गई है, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो मात्र उनको साल भर में कितना देना है, 3000 रुपए, या अगर इसको पौंड में देखें तो 350 पौंड, कितना देना है। और इस 350 पौंड को चुकाने के बदले ब्रिटिशर्स भारत से हर साल 50,000 पौंड का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो आप सोचिए कि इसमें कितना अंतर है। और इतना अधिक लाभ जो है वो कहां से अर्जित कर रहे थे, बंगाल वाले क्षेत्र से। इसीलिए अब अंग्रेज जो है वो कहां जाना चाहते हैं, बंगाल। तो बंगाल वाले क्षेत्र में युद्ध होने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अंग्रेजों के लिए बंगाल अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर। इसीलिए यहां पर क्या होने वाला है, अब युद्ध। अब दूसरा कारण पर चर्चा करेंगे। दूसरा कारण ये था कि सिराजुद्दौला नामक जो नवाब था, वह नवाब अपने आप को बंगाल का वास्तविक शासक है भाई, उसकी वहां पर संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब है कि बंगाल के क्षेत्र में लिए जाने वाले जितने भी निर्णय होंगे, चाहे वो आंतरिक हो और चाहे बाह्य निर्णय हो, उनको निर्णयों को जारी करने की अधिकारिता किसके पास है, सिराजुद्दौला के पास है। तो सिराजुद्दौला की संप्रभुता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, उसके दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ेगा। अब सिराजुद्दौला क्या चाह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार से हमको आर्थिक गुलाम बना चुकी है, तो सिराजुद्दौला इस आर्थिक गुलामी से छूटना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे राजस्व में क्या हो, अब भारी वृद्धि हो। तो सिराजुद्दौला के क्या होने लगेंगे, अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। तो प्लासी के युद्ध का जो दूसरा कारण है वो नवाबों और अंग्रेजों के मध्य क्या है, संघर्ष। ठीक है, इस कारण को आप देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से सशंकित हो गया। क्या हो गया, अंग्रेजों से सशंकित हो गया, और काफी डर रहा था। कौन, सिराजुद्दौला। क्यों डर रहा था, उसके कुछ रीजंस है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि ये जो आपका क्या है, यूरोप महाद्वीप, क्या है आपका, यूरोप महाद्वीप। तो इस यूरोप महाद्वीप में 1756 में 7 ईयर वॉर की क्या होती है, शुरुआत होती है। और जब यहाँ पर 7 ईयर वॉर्स की शुरुआत होती है, तो इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने है। कौन आमने सामने है, और आप जानते हैं कि पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर जब हुआ था, जब ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर हुआ था, तो उसमें भी ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे, और उसका प्रभाव कहां पर पड़ा था, भारत में। और यही दोनों शक्तियां जो है वो आपस में क्या हो गई थी, लड़ गई थी।
ठीक है। अब सिराजुद्दौला को ये डर लगने लगा कि चूंकि यूरोप में 1756 में 7 इयर्स वॉर छिड़ गया, तो उसे लगा कि ये मेरे बंगाल वाले क्षेत्र में दोनों ही हैं। कौन है आपकी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बस्तियां हैं जो अभी आपने डिस्कस करी थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी क्या है? बस्तियां। तो ये दोनों हो सकता है कि यूरोपीय प्रभाव से भारत में भी क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। तो पहला डर क्या लगा सिराजुद्दौला को? कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने के लिए मिलेगा, और भारत में उस युद्ध की परिणति बंगाल क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों कंपनियां यहाँ पर स्थित हैं, और ये दोनों की दोनों कंपनियां इसी कंटेम्प्रेरी टाइम पर फोर्टिफिकेशन को जारी रखे हुए थी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपने चंद्रनगर, कासिम बाजार और बालासोर वाले क्षेत्र पर व्यापारिक कोठियों को क्या कर रही है? किलाबंदी कर रही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भी यहाँ पर किलाबंदी अपने व्यापारिक कोठियों पर कर रही थी। ठीक है। तो अब जो सिराजुद्दौला है वो पहला आदेश देगा कि आप लोग यहाँ पर व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी करना क्या कर दीजिए? बंद कर। किलेबंदी का मतलब होता है जो आपका गोडाउन है उसको आप बहुत लंबी दूरी तक क्या कर रहे हैं? आप ऊंची ऊंची दीवारों के माध्यम से क्या कर बनाने का? अभेद या सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ऐसा आदेश सिराजुद्दौला ने दिया, तो सिराजुद्दौला की बात का जवाब दोनों कंपनियों ने अलग अलग तरीके से दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कही ठीक है नवाब, आपकी जो आज्ञा, आपका जो आदेश है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। कौन कह रहा है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की बात मान ली। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहकर बात नहीं मानी कि आपके क्षेत्र में मराठों के क्या हो रहे हैं? आक्रमण हो रहे हैं, तो हम मराठों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए हम तो किलेबंदी करेंगे। तो सिराजुद्दौला का वह आदेश मानने से इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है। तो पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण ये था कि आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कौन सा वार? सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में ये वाले क्षेत्र पर आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने हाल ही में 1755 में जीत हासिल करी थी। कब हासिल करी थी? 1755 में। और आप देखेंगे कि ये जो आपका मद्रास वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? मद्रास। इस मद्रास वाले क्षेत्र पर इसी सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जिसने लीड किया था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ मद्रास वाले क्षेत्र में स्थित था। तो इनको ये लग रहा था कि सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ब्रिटिशर्स अब यहाँ पर क्या कर लिए हैं? जीत हासिल कर लिए हैं। तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहाँ आ जाएं? अब बंगाल आ जाएं। और एक और बात कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या हुई है? हारी है। तो ये भी हो सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल स्थित कोठरियों पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि बंगाल मेरा क्षेत्र है और मुझे यहाँ पर कोई अशांति नहीं चाहिए। आप लोग अपने पर्सनल रीजंस के कारण लड़ते हैं, पर अशांत तो हमारा क्षेत्र हो जाता है। परेशान तो कौन होते हैं? हम होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है वो इस वाले क्षेत्र पर युद्ध नहीं करेंगे। क्लियर है? ऐसा आदेश किसने जारी किया? सिराजुद्दौला ने जारी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा एग्री, हम लोग यहाँ पर युद्ध नहीं करेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः सिराजुद्दौला की बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपने सप्तवर्षीय युद्ध वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये जो सिराजुद्दौला है ये बार बार क्या बरत रहा है? सतर्कता, सतर्क होते जा रहा है। ठीक है। उसने किलेबंदी को क्या किया? बंद करने का आदेश दिया। उसने बोला कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये लगातार फर्रुखसियर के फरमान के अनुसार जो दस्तक है उसका क्या कर रही है? दुरुपयोग। दुरुपयोग कैसे करती थी? भारतीय व्यापारियों को कर में छूट देकर, और कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के में भी क्या कर लेते थे? दस्तक जारी कर लेते थे। तो ये दुरुपयोग कर रहा था। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आपकी कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के लिए दस्तक इशू नहीं करवाएंगे, और आप भारतीय व्यापारियों को भी आप दस्तक जारी ना करें उनके सामान को अपना बताकर। क्यों? क्योंकि इससे मुझे भारी हानि हो रही है। किसमें? आपके कर राजस्व में। तो मुझे बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ रही है? हानि उठानी पड़ रही है। तो दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का क्या दिया? आदेश। किसने दिया? सिराजुद्दौला। लेकिन क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानी? नहीं। ठीक है। उसने बोला कि आप लोग सही तरीके से संपूर्ण कर की राशि मुझे चुकाइए। सिराजुद्दौला ने क्या कहा?
संपूर्ण राशि कर की आप चुकाइए सही तरीके से। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह शर्त भी नहीं मानी, ठीक है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के आदेशों का पालन नहीं किया, दस्तक का खूब अधिक दुरुपयोग किया, किलेबंदी को जारी रखा, इन सभी कारणों के कारण, और इसके अलावा एक और कारण था, एक और कारण ये था कि सिराजुद्दौला जो नवाब है उसका एक अधिकारी था राजवल्लभ। क्या था आपका? राजवल्लभ। इस राजवल्लभ का बेटा था कृष्णदास। क्या था? ये कृष्णदास जो है वो आपकी बड़ी मात्रा में राजकोष का सरकारी धन लेकर क्या हो गया? भाग गया। और जब ये भाग गया तो ये किसके पास गया? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों ने इसको क्या दे दी? कलकत्ता में अपने यहाँ शरण दे दी। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि वो मेरा दोषी है। कौन दोषी है आपका? कृष्णदास। तो कृष्णदास को आप हमें क्या करिए? वापस कीजिए, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में क्या लेकर गया है? विशाल धन लेकर गया है। तो उसको हम क्या देंगे? न्याय दंड देंगे, आप उसे वापस करें। बार बार सिराजुद्दौला ने कहा कि कृष्णदास को आप मुझे सौंप दीजिए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की कोई भी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कहा कि यहाँ के नवाब तो हम हैं और तुम हमारी नहीं सुनोगे, हमारी संप्रभुता का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो, तो अब हम तुमको जवाब देंगे। तो सिराजुद्दौला क्या करेगा? जवाब देगा। और जवाब देने के अनुक्रम में सिराजुद्दौला ने सबसे पहला आक्रमण जो है वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से वाले क्षेत्र में करी? कासिम बाजार, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध की अब शुरुआत होगी, और प्लासी के युद्ध की शुरुआत जो है वो सिराजुद्दौला ने की। किसने करी? जो बंगाल का क्या था? नवाब। तो इसने, सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कासिम बाजार स्थित जो अंग्रेज फैक्ट्री थी उस पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। और ये आक्रमण जो है कासिम बाजार में वो कब कर रहा है? 1756, ठीक है। इसके बाद उसने जब कासिम बाजार में जीत हासिल करी तो सिराजुद्दौला का उत्साह और बढ़ा, और वो आगे बढ़ गया। जो ब्रिटिशर्स है उनके यहाँ पर जो कलकत्ता स्थित फैक्ट्री है फोर्ट विलियम, क्या है आपके? फोर्ट विलियम। तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम से लगभग आपके सभी अंग्रेज जो वहां निवास कर रहे थे वो आपके क्या हो गए? भाग गए। लेकिन आप देखेंगे कि इसी फोर्ट विलियम में लगभग आपके 146 लोग जो हैं वो पकड़े गए। क्यों? क्योंकि फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम इज अ गोडाउन, वो एक क्या है? गोदाम है, और वहां पर वो माल रखते हैं। इसके अलावा फोर्ट विलियम क्या है? जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी है उनके पति पत्नी और उनके बच्चे आदि का क्या है? निवास स्थान भी है। तो भाई कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन कितने लोग पकड़ा गए यहाँ पर? हाँ, तो उसी फोर्ट विलियम में एक हॉल था या एक कोठरी थी। इसी कोठरी में, फोर्ट विलियम में जो कोठरी थी जो कि आपकी अंधेरी थी, मतलब एकदम अंधेरी कोठरी थी, उसमें भागने वागने का कोई रास्ता नहीं था। एक छोटा सा दरवाजा था जहां से आप आपातकाल में क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी हॉल पर सिराजुद्दौला ने इन 146 लोगों को बंदी बना दिया, ठीक है। और आप देखेंगे कि 146 लोग जो आपके उस कोठरी में बंदी बनाए गए थे, जिसमें से 123 लोगों की क्या हो जाती है? डेथ, ठीक है। दम घुटने से वो लोग मर जाते हैं, और मात्र कितने लोग बचते हैं? आपके 23 लोग जिंदा बचते। अब ये 23 लोग जो हैं इस कलकत्ता वाले क्षेत्र से भागते भागते कहाँ आते हैं? मद्रास आते हैं। कहाँ आते हैं? मद्रास। और मद्रास आकर एक व्यक्ति जिसका नाम है हालवेल, क्या है आपका? हालवेल। इस हालवेल को अपने काल कोठरी का हाल सुनाते हैं, ठीक है। क्या सुनाते हैं? हाल, कि हमारे साथ सिराजुद्दौला ने क्या क्या किया, हम लोग कैसे मर गए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि सिराजुद्दौला का यह जो कदम है ये वास्तव में मानवाधिकारों का एक तरीके से हनन है, ठीक है। और आप देखेंगे कि भाई युद्ध है, युद्ध में तो सब कुछ चलता है, तो उसने यही किया। और आप देखेंगे कि ये जो 23 लोग जिंदा बचे उन्होंने सिराजुद्दौला की इस हरकत को बताया। तो मद्रास पर आपके जो बैठा, वो कौन बैठा है? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ से क्या होते हैं? भाग गए। और वो आपके देखो, यहाँ है आपके कलकत्ता, ये क्या है आपका? कलकत्ता। और ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर एक आपका द्वीप है जिसका नाम है फुल्टा। क्या नाम है आपका? फुल्टा। तो कलकत्ता से जो लोग भागे थे वो कहाँ जा गए? फुल्टा चले गए। लेकिन जो काल कोठरी से बचे लोग हैं वो कहाँ तक आए? फिर मद्रास तक आए, ठीक है। और ये सारी जानकारी जो है वो किसको दी? आपके रॉबर्ट क्लाइव को दी। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला की इस हरकत से, कौन-कौन सी हरकत से? एक तो कासिम बाजार पर कब्जा, और दूसरा फोर्ट विलियम।
यार फोर्ट विलियम तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठी थी, जो सब कुछ उनका क्या था, गढ़ था, उनका वाणिज्यिक उपनिवेश था, क्या, फोर्ट विलियम। उस पर ही जब कब्जा कर लिया, तो अब क्या करेंगे अंग्रेज, कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, हम जो है वो पुनः अपने फोर्ट विलियम को क्या करें, प्राप्त करें। ठीक है, लेकिन एक बात और, कि सिराजुद्दौला जो है उसने कासिम बाजार में, कहां पर, कासिम बाजार में, और फोर्ट विलियम के किले पर जो जीत हासिल करी, उस जीत के बाद जो आपका सिराजुद्दौला है ये बहुत अधिक खुश हुआ। क्या हुआ, बहुत अधिक खुश हुआ। ठीक है, और खुश होने के बाद इसने क्या किया, इसने जो कलकत्ता नाम किसने दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम दिया था, तो उनने उस कलकत्ता नामक जो क्षेत्र था उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। क्या कर दिया, अलीनगर। और अलीनगर करने के बाद वापस जश्न मनाने के लिए कहां लौट आया, मुर्शिदाबाद लौट आया। कौन, सिराजुद्दौला। ये जो आपने पूरा घटनाक्रम पढ़ा, ये हुआ है 1756 में। कब हो रहा है, 1756। कब हो रहा है, जून में। ठीक है, जून 1756 में हुआ। अब इसके बाद, अब इस काल कोठरी की घटना, कासिम बाजार पर कब्जा, फोर्ट विलियम पर कब्जा, इन तीन हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से अब बदला लेगी। क्या लेगी, बदला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से इस घटनाओं का बदला लेने के लिए प्लानिंग करेगी। क्या करेगी, प्लानिंग। और प्लानिंग करने के लिए वो सबसे पहले सिराजुद्दौला के विरोधी लोगों को ढूंढेगी। क्या करेगी, आपके सिराजुद्दौला के विरोधी लोगों को ढूंढेगी। ठीक है, एक बात और, थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं। ये काल कोठरी की घटना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर्स पे आती है। ठीक है, तो काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून सन 1756 को हुई। कौन था आपका, सिराजुद्दौला का नवाब, जिसने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसकी एक छोटी सी काल कोठरी में कितने ब्रिटिश लोगों को कैद बनाया था, 146, जिसमें से आपके कितने लोगों की मौत हो गई, 123 लोगों की क्या हो गई, मौत। और जो आपके कितने लोग जिंदा बचे थे, 23 लोग जिंदा बचे। इस घटना को क्या कहते हैं, काल कोठरी की घटना। अब मुझे बताओ घटना हुई क्यों थी। घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने से संबंधित जितने भी आदेश जारी किए थे, दस्तक के दुरुपयोग के संदर्भ में, ठीक है, किलेबंदी को रोकने के संदर्भ में, और आपके करों को चुकाने के संदर्भ में, इन सभी आदेशों का उल्लंघन किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, तो ये कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके खिलाफ सिराजुद्दौला ने क्या घटना को अंजाम दे दिया, काल कोठरी की घटना। तो आपको यहाँ पर कारण भी मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, कारण। और कारण क्या होगा कि सिराजुद्दौला के द्वारा जो बंगाल का नवाब था उसने करों को चुकाने के संदर्भ में, दस्तक के दुरुपयोग के संदर्भ में और किलाबंदी को रोकने के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आदेश दिए, उन आदेशों का उल्लंघन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने किया। तब सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना और उसने काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये, अब यहां से ये क्या, इस घटना से क्या परिणाम निकला, इस घटना से परिणाम ये निकला कि हमें नवाब और अंग्रेजों के बीच की दुश्मनी क्या आ गई, सबके सामने आ गई। और फिर अंग्रेज यहाँ पर जब हारे, तो अंग्रेज अपने आप को मजबूत करने के लिए भागेंगे। क्या करेंगे, भागेंगे। तो आप देखते हैं ये है आपका इंडिया, और इंडिया में यहाँ आपको उड़ीसा दिखता है। ये उड़ीसा किस क्षेत्र से लगा है, आपके बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से। तो हम देखते हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है आपका, बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र पे ये जो क्षेत्र है इसका नाम है फुल्टा। क्या नाम है, फुल्टा। फुल्टा एक द्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दोनों सेनाओं को मजबूत करेगी। पहली सेना जो आपके जहाज रानी वाली या समुद्री सेना है, इस सेना को मजबूत करने का प्रयास करेगा आपके वॉटसन। कौन करेगा, आपका वॉटसन। और जो आपकी स्थल वाली सेना है उसको नेतृत्व को मजबूत करने का प्रयास करेगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इन्होंने अपनी समुद्री सेना और जहाज रानी उद्योग के रूप में पहले से ही फुल्टा को सुरक्षित रखा था। अब ये यहाँ पर अपनी आर्मी को संगठित करेंगे और उसे मजबूत बनाएंगे, किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, वो सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी थे
उनके साथ अब प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र, साजिश सब रचेगी। कौन रचेगी? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिराजुद्दौला के दरबार के जितने भी विरोधी लोग थे, उन सभी विरोधी लोगों को रिश्वत देकर, कई चीजों का लालच देकर, पदों का लालच देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पक्ष में ले लिया। और अब आप देखेंगे कि इन लोगों ने किन किन लोगों को क्या किया है, अपने पक्ष में लिया। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो सिराजुद्दौला को क्या देगा, धोखा देगा, या सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी करेगा, वो व्यक्ति है आपका मीर जाफर। और यही तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति भी है, और इसके साथ साथ वह मीर बख्शी के पद पर भी है। किसके पद पर है? मीर बख्शी। ये मुगल काल में जो अधिकारी होते थे, उनको अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो मीर बख्शी एक ऐसा पद है जो आपके सेना का सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब बताओ, आगे युद्ध होना है और युद्ध में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर गायब हो जाए, तो आप बताओ क्या युद्ध में आपकी विजय हो सकती? नहीं हो सकती। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो कौन है? मीर जाफर, जो किस पद पर है? मीर बख्शी। और ये क्या करता था? संपूर्ण मुगल प्रशासन में जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र था, उसमें सैन्य व्यवस्था का क्या करता था? नेतृत्व करता था। और आप देखेंगे कि यह वहां पर सैनिकों की नियुक्ति और पदोन्नति करने का काम भी करता था। और साम्राज्य की संपूर्ण गुप्त जानकारियां भी क्या होती थी? इसके पास। तो इसने सिराजुद्दौला के साथ क्या धोखा किया? पहला, कि उन लोगों को, जो सेना के लोग थे, उनको कई लोगों को रिश्वत देके क्या कर दिया? बोला कि युद्ध में जाना नहीं है। तो ऐसे लोगों की आपकी नियुक्ति करी जो लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और उन्हें घूस दे दी। किसने? मीर जाफर ने। दूसरा, जो जानकारी उसको पहुंचानी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने वाली है? आक्रमण करने वाली है। जब इसके पास गुप्त जानकारी थी तो उसे पहुंचानी थी, तो इसने सिराजुद्दौला को यह जानकारी नहीं दी। किसने नहीं दी? मीर जाफर। तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है? मीर जाफर, जो किस पद पर था? मीर बख्शी के पद पर था। ठीक है। दूसरे विरोधी को हम देखते हैं मानिक चंद। कौन था? मानिक चंद। तो मानिक चंद कलकत्ता का क्या था? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। इसके अलावा आप देखेंगे अमीर चंद। क्या था? अमीर चंद। तो ये एक धनी व्यापारी था। अब एक बात, कि अमीर चंद जो था, इसको दस्तक कम में दस्तक इशू हो जाती थी। क्या इशू हो जाती थी? दस्तक। तो इसको करों में छूट कौन देते थे? अंग्रेज। तो इसने सोचा कि ये सिराजुद्दौला को हटाओ, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी तो हमको तो फिर छूट ही छूट है। कौन सोच रहा है? अमीर चंद। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जगत सेठ। कौन है आपका? जगत सेठ। ये एक क्या था? बड़ा बैंकर था। इसने। इसके अलावा आप देखेंगे कौन? खादिम खान। कौन है आपका? खादिम खान। तो आप देखेंगे कि जब युद्ध होगा तो आपके दो प्रतिनिधि हैं। कौन आपके? दो। पहला प्रतिनिधि कौन है आपका? मीर जाफर। कौन है आपका? मीर जाफर। और दूसरा जो प्रतिनिधि है वो है आपका खादिम खान। कौन है आपका? खादिम खान। ये दोनों आपके सैन्य टुकड़ियों के नेतृत्व करता थे, और दोनों ने ही क्या दिया है? धोखा दिया। तो सेना के बड़े भाग के प्रतिनिधि थे कौन? मीर जाफर और खादिम खान। इसके अलावा आप देखेंगे राय दुर्लभ। कौन था? राय दुर्लभ। ये भी आपके सेना का व्यवस्था देखता था, इसने भी धोखा दिया। फिर आप देखेंगे मीरन, ये मीर जाफर का बेटा। और आप देखेंगे लास्ट में घसीटी बेगम। कौन है आपकी? घसीटी बेगम कौन थी आपकी? उसकी बड़ी मासी थी, जो कि आपके क्या चाह रही थी? बंगाल वाले क्षेत्र पर अपना उत्तराधिकार या सत्ता चाह रही थी। तो ये सारे लोग जो हैं वो कौन है आपके? विरोधी। कौन कौन? मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, खादिम खान, राय दुर्लभ, मीरन और घसीटी बेगम। इन सभी के साथ साजिश और षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला के खिलाफ कर लिया। किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन महत्वपूर्ण लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, तो अब बताओ कि क्या युद्ध होने की, युद्ध में जीत की कोई संभावना है सिराजुद्दौला की? नहीं। तो ब्लासी का युद्ध तो मात्र एक नेंग मात्र है, कि आप जो है वो युद्ध का क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दस्तूर कर रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि भाई आपने तो सबको क्या कर लिया है? साजिश के तहत अपने पक्ष में कर लिया है। ठीक है। तो काल कोठरी की घटना के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये काम किया। ये काम करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई सिराजुद्दौला की घटनाएं या काल कोठरी की घटना, उसके पश्चात आप देखेंगे कि लगभग 7-8 महीने लग गए। कितने लग गए? जून 1756 के बाद 7-8 महीने का क्या लग गया? समय। और 7-8 महीने में इनने ये सारा काम कर लिया। जब 7-8 महीने का काम हो गया, किसके बाद? 1756 के बाद। तो अब आएगा आपके जून के बाद क्या आएगा? जनवरी। क्या आएगा? जनवरी। अब जनवरी 1757
कौन मजबूत हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनने अपनी समुद्री सेना को भी मजबूत कर लिया और थल सेना को भी मजबूत कर लिया, और सारे षड्यंत्रकारी जो हैं वो षड्यंत्र वड्यंत्र क्या कर लिए? रच लिए। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः कलकत्ता के फोर्ट विलियम को प्राप्त करना चाहेगी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नेवी और आर्मी के साथ आक्रमण करेगी कलकत्ता पर। कहाँ करेगी? कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया? कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता को क्या कर लिया? जीत लिया। किसने? आपके, हाँ। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? कलकत्ता को जीत लेगी, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता को जीतने के बाद क्या होगा आपका? कलकत्ता को जीतने के बाद अब सिराजुद्दौला जो है वो क्या हो जाएगा? हार गया। यार अब सिराजुद्दौला हार गया, तो अब ये क्या हो गया? कलकत्ता फिर से हार गया। कौन? सिराजुद्दौला। तो अब इन लोग कहेंगे कि संधि करो। अब क्या करो? संधि करो। तो सिराजुद्दौला क्या करने के लिए तैयार हो गया? संधि करने के लिए तैयार। अब संधि में इन लोगों ने अपनी ढेर सारी मांगे रखी। किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और बहुत सारी मांगे रखी, तो सिराजुद्दौला जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन सारी शर्तों को क्या कर लेता है? मान लेता है। ये संधि कहां पर हुई थी? अलीनगर। अलीनगर मतलब कलकत्ता। ठीक है, तो इसी वाले क्षेत्र में हुई। कब हुई? 9 फरवरी 1757। ठीक है, तो इस संधि को आप किस नाम से जानते हैं? अलीनगर की संधि। ये अलीनगर की संधि भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलीनगर की संधि कब होगी? 9 फरवरी 1757। किसके युद्ध के पूर्व हुई? प्लासी के युद्ध के पूर्व। प्लासी का युद्ध अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इसके पहले ही क्या हो गई है? अलीनगर की संधि। क्योंकि कलकत्ता पर दोबारा किसने कब्जा कर लिया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखेंगे कि नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और कंपनी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में ये क्या हुई? संधि। कब हुई? जब कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। अब सर संधि में क्या क्या उसको मजबूर करेंगे? बोलेंगे कि हमको जो है वो फरमान के अनुसार पूरी व्यापारिक सुविधाएं फिर से दो, हमको दस्तक जो है जारी करने का अधिकार फिर से दो। ठीक है, और तुमने जो कलकत्ता में हमारे फोर्ट विलियम में आक्रमण किया था ना, और कासिम बाजार में, उसमें जो हमको क्षति हुई थी, उस क्षति का क्या दो? हर्जाना दो। किससे मांगा? सिराजुद्दौला से। तो बोले तुमको हर्जाना भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम हमको कलकत्ता में सिक्के ढालने का भी क्या दो? अधिकार दो। सिराजुद्दौला बोला कि ठीक है भैया, ऑल राइट, सब ओके 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 ओके। ठीक है, सारी चीजें किसने कर दी? सिराजुद्दौला ने मान ली। किस संधि में? नगर की संधि में। किस संधि में? अलीनगर। तो अलीनगर की संधि में उसने मान ली। किसने? हाँ। और जब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि में ये सारी शर्तें मान ली, तो अब आगे अंग्रेज और अधिक शर्तों को थोपेंगे। क्या करेंगे? और अधिक शर्त। लेकिन सिराजुद्दौला कहेगा कि अब और नहीं, अब आप लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अलीनगर की संधि के बाद कौन करेगा? आपका सिराजुद्दौला कहेगा कि अब आप लोग अपनी क्या कर रहे हैं? लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। अब जो है वो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो चाह ही रही थी कि हम क्या कर ले? अब युद्ध में आमना सामना कर लें। तो अब आपका होगा युद्ध। क्या होगा आपका? युद्ध। तो हम देखेंगे कि युद्ध जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब करने के लिए तैयार की जब मीर जाफर उनके पक्ष में हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो मीर जाफर ही है, जो उसका क्या है? मीर बख्शी भी है, उसका सेनापति भी है। ठीक है, और बाकी सबके नाम तो आपने जान ही लिए हैं। जब ये सब लोग तैयार हो गए और अंग्रेजों के पक्ष में कौन आ गया? मीर जाफर आ गया। तो अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सामने क्या रखा? और अधिक मांगे रखी। सिराजुद्दौला के लिए अब उन मांगों को मानना संभव नहीं था। फाइनली आप देखेंगे कि ये जो आपका कौन है? मीर जाफर, ये कठपुतली नवाब बनने के लिए क्या हो गया? तैयार। और जब वो कठपुतली नवाब बनने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने उससे डील करी है पहले। किससे? मीर जाफर। मीर जाफर से कहे कि हमको पूरी व्यापारिक सुविधा दोगे हमारे अनुसार? तो मीर जाफर ने कहा हाँ, मुझे नवाब बना दो, मैं तो आपको सब कुछ दूंगा। तो मैं आपको व्यापारिक विशेषाधिकार भी दूंगा। क्या बोल दिया उसने? मैं व्यापारिक विशेषाधिकार भी दूंगा, मैं आपको खूब सारी व्यापारिक छूट भी दूंगा, यदि आप मेरे को क्या बना दोगे? नवाब बना दोगे। ठीक है, तो अब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि एक पपेट रूलर, एक कठपुतली शासक हम अपना बैठा लें, और अंतिम रूप से हम बंगाल में अपनी शक्ति की क्या करें? स्थापना करें। तो ये जो अंतिम शक्ति को स्थापित करने का उद्देश्य है, किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है कि बंगाल में उनका नियुक्त किया हुआ कोई क्या बैठे? शासक बैठे। तो अब होगा एक निर्णायक युद्ध। ठीक है, और ये निर्णायक युद्ध जो है वो आपके नवाब की राजधानी क्या है? हाँ,
तो आप देखेंगे कि ये है उस समय के बंगाल का मैप, जिसपे ये जो राजधानी है क्या है, मुर्शिदाबाद। और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कलकत्ता। तो अंग्रेजों का गढ़ है कलकत्ता, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से आपके कितने दूर, लगभग 20 मील की दूरी पर क्या है आपका, प्लासी। और यही जो प्लासी है आपका, क्या है आपका, प्लासी। ये प्लासी जो है वो आपके भागीरथी नदी के तट पर है। किस पर, भागीरथी नदी के तट पर। यहाँ पर जो आपके पेड़ हैं वो आपके पेड़ हैं पलास के, काय के पेड़ हैं, पलास के। तो पलास के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इस स्थान का नाम है प्लासी। क्या नाम है, प्लासी। और इसी स्थान पर जो है वो क्या होगा, युद्ध होगा। तो नवाब की सेना मुर्शिदाबाद से कहाँ आएगी, प्लासी। और इनकी सेना कहाँ से आएगी, कलकत्ता से आएगी, प्लासी। क्लियर है। तो ये युद्ध कब होगा, 23 जून सन 1700, हाँ। तो 23 जून सन 1757 को क्या लड़ा गया, प्लासी का युद्ध। कहां पर, प्लासी के मैदान में। क्या था आपका, किस नदी के तट पर, भागीरथी के तट पर। और पलास के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या है, प्लासी। अब यहाँ पर क्या होगा, युद्ध। तो आप लोग को लोकेशन क्लियर है, ठीक। अब लोकेशन के बाद अपन देखेंगे कि आमने सामने है कौन, सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। युद्ध में हुआ क्या, युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना में साथ देने वाले दो लोग, उसके सहायक कौन कौन, मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। और आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनती नहीं थी। दूसरा, यूरोप में क्या हुए थे, सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे। तो वहां से आदेश था कि इनको यहाँ पर भी क्या करना है, लड़ना है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका साथ दे दिया, सिराजुद्दौला। और इसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को अपनी सेना भी दी। क्या दिया, आपके सेना भी दी। और आपको बताया था कि सिराजुद्दौला ने अपनी राजधानी क्षेत्र में सैनिकों की यूरोपियन तर्ज पर सेना का क्या किया था, निर्माण किया था। अस्त्र शस्त्रागार भी बनाए थे। तो इसके पास सब कुछ था, तोप भी था, बारूद भी, बंदूक आदि सब था। किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। और साथ ही फ्रांसीसियों ने भी अपनी क्या दे दी, सेना। इसीलिए सिराजुद्दौला की जो सेना है उसमें सैनिकों की संख्या कितनी, 50,000, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैनिकों की संख्या मात्र 3,000, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करेगा, सिराजुद्दौला के सहायक मीर मदान, मोहनलाल और सिराजुद्दौला, ठीक है। और बाकी वो भी तो आएंगे, कौन, मीर जाफर आएगा, है ना, राय दुर्लभ आएगा, ये सब भी आएंगे ना, ठीक है। तो ये सब भी तो आएंगे, लेकिन क्या ये यहाँ हाजिर होंगे, नहीं। तो आप देखेंगे कि इसी युद्ध में ये जो मीर जाफर, जो कि बंगाल का क्या बनाना चाहता था, नवाब। तो ये सिराजुद्दौला की ये मीर बख्शी है, ये क्या है, तो भाई मीर बख्शी के पद पे हो तो सेना का तो नेतृत्व कौन करेगा, यही करेगा। तो ये भाई साहब 1/3 सेना को लेकर ही नहीं पहुंचे। क्या नहीं करे, लेकर ही नहीं पहुंचे। युद्ध स्थल से काफी दूर ही अपनी सेना को क्या कर दिया इन्होंने, रोक दिया। किन्होंने, मीर जाफर, ठीक है। और आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ सिराजुद्दौला देखेगा कि ना तो राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी आई है और ना ही मीर जाफर वाली सैन्य टुकड़ी आई। तो आपके सिराजुद्दौला को इस ब्रिटिश सेना के, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव, इस सेना के मात्र 3,000 सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया। जब सिराजुद्दौला ने अपने आप को इन 3,000 सैनिकों से घिरा हुआ पाया, तो सिराजुद्दौला जो है वो उस क्षेत्र को क्या करेगा, छोड़कर भागेगा। और भागकर कहां छिपने का प्रयास करेगा, पटना तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अंततः पटना में वो चला जाएगा। और पटना में मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन, उसने सिराजुद्दौला को क्या किया, युद्ध किया और उससे क्या कर दिया, पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। जब सिराजुद्दौला की यहाँ हत्या हुई तो उसका मेन कारण क्या है, सिराजुद्दौला के आंतरिक विरोधी। कौन है आपके, सिराजुद्दौला के आंतरिक विरोधी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नवाब के जो सत्ताधारी विरोधी थे, इन्होंने जो अंग्रेजों से गठबंधन किया था, इस कारण से अंग्रेजों की स्थिति क्या थी, मजबूत थी। और आप देखेंगे कि इसी गठबंधन के कारण सिराजुद्दौला की स्थिति क्या थी, कमजोर, ठीक है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की बंगाल वाले क्षेत्र में क्या हुई, ऐतिहासिक विजय हुई। और इसी ऐतिहासिक विजय के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक सर्वोच्चता भी सिद्ध हो गई और सैन्य सर्वोच्चता भी सिद्ध हुई। और इसी 23 जून 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में कौन जीता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कौन हारा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुए युद्ध में
सिराजुद्दौला के जो आपके आंतरिक विरोधी हैं, उन्होंने ही उसे साथ नहीं दिया और अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया। परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध की जो ऐतिहासिक सफलता है, इस सफलता के बाद ही संपूर्ण भारत में अंग्रेज अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेंगे और इसी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के कालानुक्रम में ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक विस्तार की कहानी शुरू होगी और भारत में गुलामी की कहानी शुरू होगी। इसके संदर्भ में एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो आपके हैं, जिनका नाम है आपका क्या, नवीन चंद्र, उन्होंने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में लगभग 250 साल के लिए यानी 1947 तक के लिए एक शाश्वत यानी कभी ना समाप्त होने वाली काली रात का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, नवीन चंद्र ने। किसके संदर्भ में, प्लासी के युद्ध में हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के संदर्भ में। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ। तो युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ऑलरेडी किसको मिला लिया था, मीर जाफर को, उसने बंगाल का क्या बनाया, नवाब बनाया और बंगाल का नवाब बनाकर उसको मुर्शिदाबाद की राजधानी वाले क्षेत्र में गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि मीर जाफर जो है, उसने युद्ध के पहले समझौता हुआ था ना ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में, मीर जाफर के बीच, कि तुम हमको क्या क्या दोगे। तो पूर्व में हुए समझौते के तहत जो आपका मीर जाफर है, उसने 24 परगना, 24 परगना, परगना क्या होता है, गांव का समूह, तो 24 परगना यानी गांव के समूह की क्या दी, उनको जमींदारी दी। ठीक है, इसके बाद मीर जाफर ने उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने का क्या दे दी, अनुमति। ठीक है, तो अभी बताओ पहला क्या दिया, 24 परगना की जमींदारी। ठीक है, फिर क्या दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति। उसके बाद क्या दिया, बोले कि वो व्यापारिक कोठी पर सिराजुद्दौला ने जो हमला किया था ना, किस पे, फोर्ट विलियम कलकत्ता पे और हमारे कासिम बाजार पे, तो उसके आक्रमण के कारण हमारा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो मीर जाफर तुमको क्या भरना पड़ेगा, हर्जाना। कितने का, तो बोले 1,77,00,000। हमको कितने का नुकसान हुआ है, 1,77,00,000। तो 1,77,00,000 रुपए हर्जाना के रूप में किसने भरा, मीर जाफर ने। इसके बाद मीर जाफर ने और अधिक क्या दिए, गिफ्ट्स। ठीक है, और अधिक उपहार दिए और क्या दी, रिश्वत दी। और बंगाल का नवाब बनाने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को क्या दिया, धन्यवाद। तो धन्यवाद थैंक यू कह के नहीं होता, पैसा देके होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को कितने दिए, 20 लाख से भी ज्यादा। और वाटसन को कितना दिया, 10 लाख। क्या बनाने के एवज में, नवाब बनाने के एवज में। तो इतना दिया। उसके बाद इनको निजी व्यापार में भी क्या कर दिया, दस्तक जारी करने की अनुमति, कर मुक्त कर दिया। ठीक है, लेकिन तब भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख शांत। ठीक है, और ये जो मीर जाफर इतना दिया जा रहा है, कौन दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि मीर जाफर जो है, इनके, इसको पपेट रूलर, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को कठपुतली शासक बनाने का जो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही था कि हम बंगाल को जितना चाहे उतना लूट लें। और उन्होंने भर भर के लूटा और उसको लूटने के बाद आप देखेंगे कि इतना लूटा कि अंग्रेजों की भूख ही शांत नहीं हुई। और मीर जाफर इतना अधिक परेशान हो गया अंग्रेजों को देते 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 कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार मालसन लिखते हैं कि मीर जाफर एक ऐसी सोने की थैली है जिसमें जब हाथ डालो तब भी कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो मीर जाफर को मालसन ने क्या कहा है, सोने की थैली। ठीक है, ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि प्लासी के युद्ध की विजय के संदर्भ में कौन, मालसन, इन्होंने लिखा कि कंपनी के अधिकारियों का एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको लूट लो। मीर जाफर क्या है, एक सोने की थैली है जिसमें जब जी चाहे तब हाथ डालो तब आपको क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ, कहाँ, लाखों करोड़ों में मिलता है। ठीक है, तो फाइनली आपने कौन सा युद्ध देख लिया है, प्लासी का युद्ध। और इस प्रकार से आपने देखा कि अब अंग्रेजों ने एक ऐतिहासिक विजय क्या की है, हासिल की। कल जो है इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद कौन बनेगा, मीर जाफर। मीर जाफर फिर परेशान हो जाएगा और उसके बाद कौन बनेगा, मीर कासिम। क्या मीर कासिम अंग्रेजों की इस भूख को शांत करने के लिए आगे बढ़ेगा, नहीं,
उसने क्या किया, युद्ध कर लिया। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, ठीक है, और इसके बाद डिस्कस करेंगे इलाहाबाद की संधि। तो आज की क्लास कंप्लीट। थैंक यू।